Namaskar everyone, I am Vivan Rai and today I am explaining the topic of work, energy and power. So the part I am going to cover in this video is going to be theoretical but not numerical based, पर मैं आपको ये बता दूंगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं वर्क क्या होता है। वर्क को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वर्क डन कब होता है? वर्क डन तब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करा जाता है और वो डिस्प्लेस करता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करा जाता है। जैसे और वैसे वर्क करना, ये जो डेफिनेशन है कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड एज इन द सेम डायरेक्शन एज द फोर्स इज अप्लाइड, तो ये फिजिक्स की भाषा में है। अब जैसे मैं कुछ सोच भी रहा हूँ या जैसे बैठे बैठे भी लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो फिजिक्स की भाषा में उसे वर्क ऐसा डिफाइन नहीं करा जाएगा। बाकी वर्क तो अपन वैसे नॉर्मलाइज जो अपन समझते हैं उसकी डेफिनेशन यही होती है कि काम करना, और फिजिक्स की डेफिनेशन में इसकी डेफिनेशन को चला दें। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक और चीज इंक्लूड करना चाहूंगा, अगर आप जैसे यूज करना चाहते हैं तो इसमें हमेशा आप कॉस थीटा लगाया करिए, और वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो कुछ वैल्यूज याद कर लेते हैं। जैसे cos 0 डिग्री होता है 1, cos 90 डिग्री होता है 0, cos 180 डिग्री होता है -1। और वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब वो मैं बताता हूँ नेगेटिव कैसे, पॉजिटिव कैसे। तो जैसे लेते हैं अपन सिंपल प्लेन। ये सिंपल प्लेन है, ये मास है, ठीक है। मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है, ठीक है। मास है ये, ओके। फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है, तो डिस्प्लेस भी ये इसी डायरेक्शन में करेगा, तो वर्क डन हो गया। अब फॉर सपोज फोर्स लगाया 10 न्यूटन की फोर्स से, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है। और मास की वैल्यू ले लेते हैं 2 kg, ठीक है। तो वर्क हो जाएगा 20 जूल्स। 20 जूल्स की जगह आप, मतलब वर्क की जो ऐसी यूनिट होती है वो जूल्स होती है, और उसकी सब यूनिट होती है अर्ज। तो जैसे फोर्स की सब यूनिट होती है, जैसे फोर्स की ऐसी यूनिट क्या होती है न्यूटन, और उसकी सब यूनिट होती है डाइन, कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ऐसी जूल की भी सब यूनिट होती है, उसको अपन अर्ज बोलते हैं। तो बाय द वे मैं आपको बता दूं, जूल्स इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू 1 मीटर। जब किसी ऑब्जेक्ट को 1 न्यूटन की फोर्स से करते हैं वो 1 मीटर डिस्प्लेस करता है, जो कि करता ही है, तो बोलते हैं कि 1 जूल वर्क करा है। तो वर्क की ऐसी यूनिट होती है जूल, ठीक है। तो इसमें आप जो इसकी अपन फाइनल निकालेंगे, जो वर्क अपन निकालेंगे वो आएगा कितना, 20 जूल्स या 20 न्यूटन मीटर्स, ठीक है। समझ गए इतना। अब cos थीटा वाला समझते हैं। तो इसमें एंगल कितना बन रहा है, प्लेन में एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री। तो मतलब इसमें वर्क हो रहा है, तो वर्क मतलब क्या है, वर्क क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसमें इस सिचुएशन में जो वर्क होगा वो होगा पॉजिटिव, ठीक है। अब एक सिचुएशन समझते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। चलो ये मार्कर ही ले लेते हैं। तो अब जैसे मैं ऐसा खड़ा हूँ, मैंने इस मार्कर को ऐसे उठाया, ठीक है। और अब मैं ऐसे डिस्प्लेस कर रहा हूँ, ऐसे डिस्प्लेस कर रहा हूँ। तो मैंने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई, अपवर्ड्स में लगाई, और डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे। तो जो अब यहाँ पे जैसे जैसे मैं हूँ, ठीक है, हाथ थोड़ा पकड़ लेते हैं, मैंने मार्कर पकड़ा या कुछ भी पकड़ा, ठीक है। और मैं इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा हूँ। फोर्स डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड्स है। फोर्स इधर लगेगा और एस इधर रहेगा। कौन सा एंगल बना, राइट एंगल बना 90 डिग्री। तो ये अपना वर्क हो जाएगा किसमें, ये हो जाएगा अपना cos 90 में। और cos 90 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, 0। तो मतलब यहाँ पे वर्क हुआ ही नहीं है, वर्क 0 है यहाँ पे। ऐसे और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला आता है कि एक यहाँ से थ्रेड है और ये एक बॉल है। अब आप बॉल को इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, तो हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट लगता है सर्कुलर मोशन में, तो वो लगता है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ रहता है, ठीक है। और फोर्स हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी सर्कुलर मोशन में। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगी, अंदर लगी। तो
इनसाइड लगेगी। तो अब यहाँ पे भी देखो 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पे भी वर्क क्या हो गया, वर्क हो गया 0। आप फोर्स किसी और में डायरेक्शन में लगाते हो, डिस्प्लेस वो उस तरफ किसी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करता है, तब वो आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव वर्क। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा cos थीटा लगाए हमेशा, तो इससे और थोड़ा फॉर्मूला जेन्युइन लगता है। सो मेरे मार्क में खत्म हो गई थी, तो थोड़ा मैं आपको वर्बली ही समझा देता हूँ। तो फोर्स का टॉपिक हो चुका है। अब वर्क का जो अर्ज वाला टॉपिक है, जो मैंने सब यूनिट वाला टॉपिक आपको बताया था, उसको मैं थोड़ा वर्बली एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने न्यूटन और डायन का एग्जांपल लिया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन। ठीक है, तो जूल्स की जो सब वैल्यू होती है वो होती है अर्ज। ठीक है, तो अर्ज क्या होती है, जैसे जूल क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो अब ये जो होता है 1 जूल, तो 1 जूल की वैल्यू होती है 1 डाइन सेंटीमीटर की। जब 1 डाइन का फोर्स लगाया जाता है किसी मास पे या ऑब्जेक्ट पे, तो वो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में डिस्प्लेस करता है। तो अर्थ की सब ये आ जाती है। तो इसमें फिर ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि अर्थ में वैल्यू दी हुई रहती है, और फिर आपको बताना रहता है कि जैसे बोलते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन अर्ज। ठीक है, और फिर या तो फिर वो दे देंगे मीटर में वैल्यू दे देंगे या न्यूटन में वैल्यू दे देंगे। तो ऐसे में फिर आपको यूनिट कन्वर्जन करके आंसर निकालना रहता है। अब आगे बढ़ते हैं पावर में। तो पावर होता है दी रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। आप कितने जल्दी या कितने टोटल टाइम टेकन में कितना आप काम कर पाते हो। कि जैसे फॉर सपोज मैंने, इमेजिन करो यहाँ पे एयर पार्टिकल्स है, इमेजिन क्या वो तो है। तो जैसे मैंने हिट करा तो ये डिस्प्लेस करे हुए होंगे पार्टिकल्स। ठीक है, और फिर साउंड एनर्जी लिखी होगी, जो कि मैं अभी एनर्जी वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा। तो मैंने डिस्प्लेस करा, तो वो वर्क जो है वो कितने टाइम पे लगा, कि वर्क कितने टाइम में लगा डिवाइडेड में, मतलब जैसे वर्क अपॉन टोटल टाइम टेकन पावर की वो रहती है, फॉर्मूला रहता है पावर का। तो जैसे मैंने हिट करा तो वर्क कितने टाइम में हुआ, उससे मेरी पावर निकलेगी। समझे, कि अगर जैसे मैंने कम पावर से करा, अभी फिजिक्स के उसमें पावर की नहीं, अगर नॉर्मल जो अपन पावर टर्म यूज करते हैं, मैंने पावर से यूज करा पावर। ठीक है, तो वो वर्क कितने टाइम में हुआ, ज्यादा पावर यूज करूंगा तो जल्दी वो होगा वर्क, वर्क बढ़ेगा और टाइम कम लगेगा। तो ये अपना एक तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बताता है अपना नेचर दोनों के बीच में, पावर एंड वर्क में, मतलब टाइम से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और वर्क के प्रति वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि फिर अपना 1/t आ जाता है अगर अपन वर्क को साइड करें इनवर्सली प्रोपोर्शनल को देखने के लिए। ठीक है, और पावर में यही है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक बार वर्क वाले में ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अब समझते हैं पावर क्या होता है। सो पावर को भी अपन पी से ही डायरेक्ट सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसका होता है अपना फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, होता है अपना वर्क डिवाइडेड बाय अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला ये रहता है। और जैसे कि अभी मैंने वर्बली आपको इसकी प्रोपोर्शनैलिटी समझाई, प्रोपोर्शनैलिटी, तो जैसे कि अगर अपन इसको थोड़ा वो करें तो ये क्या होगा। सो पावर इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, एंड पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क। कैसे, टाइम कम होगा तो पावर ज्यादा बढ़ेगी, अगर पावर बढ़ेगी तो अपने आप टाइम कम होगा। और पावर और वर्क का ये है कि पावर बढ़ेगी तो वर्क ज्यादा होगा। कि अगर जैसे मैंने पार्टिकल्स का एग्जांपल दिया, तो ज्यादा पावर से मैं मारूंगा तो वो ज्यादा पार्टिकल डिस्प्लेस करेंगे, ज्यादा पार्टिकल डिस्प्लेस करेंगे तो वर्क बढ़ेगा, क्योंकि फिर इसमें भी अपना ये दोनों प्रोपोर्शनल में आते हैं, और ये अपनी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और पावर वाले सेक्शन में बस इतना ही था। अब इस टॉपिक के या इस चैप्टर के सबसे ज्यादा जो लंबा टॉपिक है वो है एनर्जी। और एनर्जी पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक दो चीज और बताना चाहता हूँ। जैसे ओके कहा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो केमिस्ट्री में भी कंजर्वेशन ऑफ मास एक टॉपिक होता है। तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है कि अगर एक दो मासेस को अगर जोड़े तो जो मास बनेगा, कि अगर कोई रिएक्शन में जितना आपने मास इंक्लूड करे थे उतने ही मासेस बनेंगे, उससे ज्यादा मास नहीं बनेगा। कंजर्वेशन ऑफ मास ये रहता है कि मास नीदर बी क्रिएटेड नीदर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज इट फॉर्म। ठीक है, ऐसा ही एनर्जी में है कि एनर्जी नहीं बन सकती है और ना ही कभी डिस्ट्रॉय हो सकती है, बस अपना फॉर्म बदल सकती है। कि जैसे विंड मिल है, विंड मिल ऐसे में घूमता है, विंड से वो घूमता है तो उसकी मोटर रहती है, मोटर भी घूमती है वो, तो इसमें मोटर घूमती है तो क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और ऐसी जब अपन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो टरबाइन में पानी के फ्लो से वो फिर रोटेट करती है और फिर वो मोटर से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो एनर्जी ऑफ ये है, और फिर वर्क एनर्जी थ्योरम भी मैं आपको भी आगे पढ़ाऊंगा, उससे पहले मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैकेनिकल एनर्जी
इसको अपन एम से भी मूव करते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की एनर्जी से बनती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो वाइब्रेशन और मूवमेंट से होती है, मोशन से। अभी जैसे मैं मूव कर रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी मेरे अंदर, काइनेटिक एनर्जी मेरे अंदर, ठीक है। और अगर रेस्ट पे खड़ा हूँ तो मेरे अंदर है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल से मतलब समझे कि मेरे पास पोटेंशियल है कि मतलब कोई भी आप एनर्जी है तो मतलब जैसे पोटेंशियल है मेरे पास दूसरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने की पोटेंशियल है। अब मैं इसको आपको फॉर्मूले के जरिए से और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो दो और पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, मतलब बेसिकली सम होता है इसका, के ई का और पीई का। यहाँ पे पीई का मतलब खेलने वाला पी का ऐसा नहीं है, यहाँ पे मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे के का मतलब है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv², ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का ये होता है कि v से मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब जैसे कोई भी पार्टिकल है, अब जैसे थर्मोडायनामिक्स में एक टॉपिक होता है कि अच्छा आपने कभी कभी पानी उबाला हो या मैगी भी बनाई हो तो देखा होगा कि जब गैस चलती है तो जब पानी वेपर बनते हैं, जब बॉयल होता है पानी तो वाटर वेपर्स निकलते हैं। तो देखा होगा कि अगर आपने कभी नोटिस करा हो तो वहाँ पे थोड़ी वाइब्रेशन सी दिखती है आपको कि ऐसे एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हो। एक बार ट्राई करके देखना, तो एयर मॉलिक्यूल्स वो वाइब्रेट करते हैं, क्यों? क्योंकि हीट से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हीट एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में होती है तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेट करने लगते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। वाइब्रेट करते हैं तो फिर वो एक दूसरे को हिट करते जाते हैं तो फिर और वाइब्रेशन होती रहती है, तो इसलिए जो आपको दिखता है ना वो वाइब्रेशन ही होती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किसका खेल है, वाइब्रेशन का खेल है। वाइब्रेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, कोई भी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। और अब आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल का वो होता है फॉर्मूला mgh। अब जैसे ये एक प्लेन है और यहाँ पे एक रखे हैं मास, अब मुझे इसे इस हाइट तक पहुंचाना है इसको, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये हो गया हाइट हो गया, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F/s, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना करना पड़ेगा हाइट के उससे, तो ये क्या हो जाएगा F/h, फोर्स। अब कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, अब ये मास है, अगर जैसे मैं यहाँ पे भी खड़ा हूँ तो ग्रेविटी की वजह से खड़ा हूँ। मास इंटू ग्रेविटी क्या होता है, mg क्या होता है, वेट होता है, mg = वेट। तो जितना इसका वेट होगा उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये साइड पे पहुंच जाए। तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने बोला था कि पोटेंशियल होना, तो इसका फिर क्या बन गया, mg फोर्स हो गई और ये अपना क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हो गई ना पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ही होता है mgh, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² होता है, ठीक है। अब इसमें मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, इसमें जैसे मैंने बोला सम होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई, P + K। और अगर जैसे फॉर सपोज, हाँ जैसे इसी पे ले लेते हैं कि अभी डब्बा अपन ने ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है। तो अब इसे नीचे लाना है, तो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी, इनिशियल पॉइंट है, ये v का मतलब होता है इनिशियल, ठीक है। वो अपन ने एक्सेलरेशन में भी पढ़ा है, तो इनिशियल है, तो अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इस काइनेटिक एनर्जी होगी 0, ठीक है, जैसे तुम्हारे मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो नो ऑफेंस टू एनीवन, तो 0 है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होगी। जब ये यहाँ पे नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे मैक्स थी, यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे थी अपनी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। और जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मिनिमम, विच इज 0। अब यहाँ पे काइनेटिक है, अब ये वेलोसिटी है, सॉरी वेलोसिटी मैंने इनिशियल बोल दिया, तो वेलोसिटी है तो ये वेलोसिटी से नीचे आया, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है, नीचे एक डायरेक्शन में आया वो, तो वेलोसिटी हो गई। तो ये जब मास नीचे आया mv से, मोमेंटम जब हुआ इस मास का, तो ये नीचे आया, तो यहाँ पे इसके पार्टिकल्स अगर गिरे भी हैं तो अपनी मेन पोजीशन से फाइनल पोजीशन में आए हैं ये लोग, मतलब पार्टिकल्स इसके सॉलिड के, तो फिर ये एक तरह से वाइब्रेट हुए हैं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। तो बॉन्ड्स अपने आप में वाइब्रेट करते रहते हैं, बहुत स्लाइट वाइब्रेशंस होती रहती है। तो ये तो मैं आपको थोड़ा मैक्रो लेवल में समझा रहा हूँ कि पोजीशन चेंज करी तो वाइब्रेशन करा, तो वाइब्रेशन हुआ तो मतलब काइनेटिक एनर्जी है। अब यहाँ पे पहुंचते पहुंचते काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो अब यहाँ पे पहले तक यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी थी, अब जैसे ही इसने ग्राउंड को हिट करा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, समझे। अब इसकी बात कर ही रहे हैं तो इसका एक और फॉर्मूला रहता है अपना वर्क डन का। अब वर्क डन के लिए निकालने के लिए इसका रहता है 1/mv² - 1/mi², फाइनल माइनस इनिशियल, तो वर्क डन निकल आता है। अब जैसे
क्वेश्चन दिया है कि एक गाड़ी का मास है मानो 100 केजी और फिर अपनी 30 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट कर रही है, तो अब तुम ये निकालने बैठे हो कि फोर्स ये होगा और डिस्प्लेसमेंट ये होगा 30 मीटर पर सेकंड में है, ये वो, तो इसमें देखो टाइम लगेगा। अपन इससे ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके क्या कर सकते हैं कि गाड़ी एक समय में आके रुक गई, गाड़ी रुकी तो फाइनल कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी होगी 0, तो इसमें अपन माइनस मार देंगे, माइनस तो 0 से माइनस करोगे तो फिर अपन को क्या निकालना है, हाफ एम वी स्क्वायर निकालना है। वेलोसिटी कितनी दी 30, तो 900 मीटर पर सेकंड हो जाएगी स्क्वायर करा तो, ठीक है। और मास कितना था 100 केजी, 1/2 कर लो, ये 50 कट गया, इसको काट दो 450 इंटू कर दो तो 45000 जूल्स आ गया आंसर। तो ये फॉर्मूले का यूज करके आप जल्दी आंसर्स निकाल सकते हो। अब आ जाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पे। वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब ये होता है कि एनर्जी भी सेम है, वर्क भी सेम है, मतलब एनर्जी और वर्क दोनों की ऐसे यूनिट जूल्स होती है, ठीक है। वर्क एनर्जी है, एनर्जी वर्क है, ठीक है। इसका सीधा सीधा ये है वर्क एनर्जी थ्योरम, साफ साफ अगर बोले सिंपल भाषा में तो यही बोलता है कि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। अब जैसे वर्क कर रहे हैं तो वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी पे बात कर रहे थे अपन, तो मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब जैसे मैंने विंड मिल का एग्जांपल लिया था कि अपनी मैकेनिकल एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, तो देखो होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी में मूवमेंट आता है हमेशा, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू मोमेंटम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंटम, वाइब्रेशन हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है पार्टिकल्स का, या ऑब्जेक्ट का भी टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, मतलब जैसे ही आप काइनेटिक एनर्जी सोचो तो तुरंत मोमेंटम दिमाग में याद आना चाहिए, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी जब होती है कि जैसे आपने गियर घुमाए या मोटर को घुमाया, तो वो मोटर जब वाइब्रेट करती है या वाइब्रेटर भी करा तो वो काइनेटिक एनर्जी को निकाल रही है, काइनेटिक एनर्जी को, तो ये अपनी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर आएगा, क्योंकि मैंने बोला क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों उससे बनती है, और काइनेटिक एनर्जी कब निकलेगी जब पोटेंशियल एनर्जी होगी, जैसे अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल में बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ, तो मतलब दोनों एनर्जीज हैं तभी मैकेनिकल एनर्जी हुई। तो अब जैसे विंड एनर्जी बोलते हैं, टरबाइंस मूव करती हैं, तो मूव करते हैं तो वो विंड के फोर्स से ही मूव करते हैं, वो मूव करते हैं, मोटर घूमती है, मोटर घूमती है, तो ये मोशन हुआ, मोशन हुआ तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बनी पोटेंशियल से, फिर ये क्या होती है, फिर ये मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बनती है। अब टाइप्स ऑफ एनर्जी में आ जाते हैं, जैसे काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन सबको कवर कर चुके हैं। अब बचा क्या क्या है, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, और कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी और होती है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी होती है, और हाँ अभी तो इतनी होती है, इससे ज्यादा भी होती है, अगर बताने पे पढ़ाने में बीच में याद आ जाएगा तो मैं ऐड कर दूँ। लाइट एनर्जी, अपन ऑब्जेक्ट्स को देख कैसे रहे हैं, लाइट के, तो लाइट इज एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, सीधी बात है, इसमें कुछ है नहीं बिकॉज इट इज अ फैक्ट, साइंस इज ऑल अबाउट फैक्ट्स, ठीक है। और साउंड एनर्जी, अब साउंड एनर्जी पे आते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि मैंने पार्टिकल्स को हिट करा था, जब मैं आपको पावर समझा रहा था, तो पार्टिकल्स को हिट करा, तो अब ये देखो क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन होगा, एक पार्टिकल, ये बगल के पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल ने दूसरे को थप्पड़ मारा, अब ये बोलेगा, अब ये देखो अब फोर्स इस तरफ लगी है, थप्पड़ मारा, तो बोलेगा कि यार इसका गुस्सा तो मुझे निकालना पड़ेगा, इधर से थप्पड़ मार देगा, तो थप्पड़ मारते मारते वो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते जाएंगे एक डायरेक्शन में, अगर मैंने ऐसे भी करा तो कोलिजन होता जाएगा, ठीक है। तो अब ये कोलिजन होगा तो ये पार्टिकल्स मूव करेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये जो साउंड निकलेगी वैसे निकलेगी सबसोनिक, सबसे छोटे उसमें, जैसे आपको अपन को पता है कि 20 हर्ट्ज और 2000 हर्ट्ज के बीच में ही ह्यूमन सुन सकते हैं, तो उसके अंदर 20 हर्ट्ज के बीच के अंदर जो वो रहती है साउंड, बाय द वे हर्ट्ज इज द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डेसिबल इज द ऐसा यूनिट ऑफ साउंड, मैंने बता दी क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो हिट करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है, मैंने वैसे बोला टू एंड फ्रो मोशन। अब जैसे ये चपेट मार के आया तो ये किसी घर पे तो बैठेगा नहीं, वापस पीछे जाएगा अपने घर पे, ये ऐसी मार के भगाएगा कि ये मुझे दोबारा ना मार दे, ऐसी मारते मारते तो ये टू एंड फ्रो मोशन हुआ, आप अपनी इनिशियल उससे फाइनल पोजीशन में आए फिर वापस इनिशियल में आ गए, तो इनिशियल फाइनल सेम हो गया, तो ये वापस आके इधर आ गए, तो क्या हुआ, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन हुआ, टू एंड फ्रो मोशन हुआ तो क्या हुआ, मोमेंटम हुआ, मोमेंटम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी हुई, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और जैसे कि स्पीकर कैसे काम करते हैं, वो उन पार्टिकल्स को ऐसे बाहर फेंकते रहते हैं, कभी आपने वूफर के करो आपको अलग हवा फील होगी, वो क्यों होगी, क्योंकि एयर पार्टिकल्स को वो आगे मूव करता रहता है, तभी साउंड ट्रेवल करता है, ठीक है। केमिकल एनर्जी,
केमिकल एनर्जी जैसे बैटरीज वगैरह केमिकल एनर्जी पे ही करते हैं, रिएक्शन रहता है कि जैसे केमिकल एनर्जी से आप हीट टरबाइन भी बना सकते हो कि जैसे एक्सो हीट वाला हुआ अपना रिएक्शन, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो हीट निकली तो उस हीट का भी आप कुछ यूज करके टरबाइंस वगैरह को मूव वगैरह, पानी को बॉयल वगैरह करके सेल कैसे काम करते हैं। सेल के अंदर केमिकल ही होता है। और कभी मैं बता रहा हूँ कि जैसा मेरा एक दोस्त था, वो पूरा बैटरी को पूरा खोल के तोड़ने में लगा था कि क्या है इसके अंदर, क्या है इसके अंदर। फिर मैंने उसे रोका, क्योंकि बैटरी के अंदर क्या होता है, एसिड होते हैं, केमिकल होते हैं जिनका पीएच लेवल 1 से 2 के बीच में होता है। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग पीएच, बहुत एसिडिक या वो रहता है उसका केमिकल जो उसके अंदर यूज करा जाता है। तो जैसे बैटरी को वो तोड़ने में लगा था तो वो ऐसे जल जलना चाहता। तो फिर मैंने उसे मना करा कि ऐसे तो मतलब केमिकल होते हैं, उससे फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। बहुत सारे तरीके हैं एनर्जी को बनाने का। और ये एनर्जी भी जैसे मैंने बताया कि विंड मिल मूव करा तो मैकेनिकल एनर्जी बनी, तो इसमें भी एनर्जी बन नहीं रही है, बस अपना वो ट्रांसफॉर्म करने में लगी है अपना फॉर्म। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये था मेरा डे 4 थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़ाने का। और अगर आप चाहते हो कि मैं न्यूमेरिकल फिजिक्स भी पढ़ाऊँ तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करना। एंड थैंक यू।